हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। तो बच्चों, मैं पहले तो ये आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारा पहला लेसन है उसका मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो आप लोगों ने नहीं लिखा, लिख कर नहीं भेजा। तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। जो होमवर्क दिया जाता है काम नहीं करोगे तो फिर आपकी एब्सेंट होगी, क्योंकि इसी से पता चलता भी कौन वीडियो देखता है, कौन सुनता है और कैसे क्या करते हैं। तो ये आपको भेजनी है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप सब भेजेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल। हिमयुग की समाप्ति 10,000 ईस्वी पूर्व हो गई थी और उसके बाद जलवायु में काफ़ी बदलाव हुए। अब पहले वाली तीव्र उतार चढ़ाव वाली विषम जलवायु का भी अंत हो गया था। इस तरह के जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों पर भी पड़ा। उस काल के मानव ने बदलते हुए वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने की बहुत कोशिश की होगी। उसने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए उपकरणों का भी निर्माण किया होगा। जो नए नए औजार थे पत्थर के, तो उन्होंने नए औजार बनाने सीख लिए थे। उसके इस तरह के संघर्ष के कारण इस काल में उसकी चेतना का काफ़ी विकास हुआ होगा, लेकिन उसके लिए संघर्ष और चुनौतियों का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ था। इतिहासकारों ने को हरियाणा से संबंधित मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। मेवला पहाड़ी, गुड़गांव, नोरा, मानेसर, पाली, सिकंदर, इन स्थानों से हमें साक्ष्य मिले हैं, इतिहासकारों को साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जलवायु पहले की अपेक्षा ज़्यादा गर्म तथा शुष्क हो गई थी। मध्य पाषाण काल में हरियाणा के मानव जीवन की मुख्य विशेषताओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है काल तथा केंद्र, टाइम कब का था उनका और सेंटर कौन से थे। भारत में इस काल की संस्कृति को हम 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अब मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पहले की अपेक्षा सरल हो गया। इस काल के अवशेष भारत के लगभग सभी भागों से प्राप्त हुए और जो हरियाणा से संबंधित स्थान है वो है मेवला पहाड़ी, सिकंदरपुर, मानेसर, धोज, पाली, सिरोही, धुलावत आदि। और अब दूसरा पॉइंट है औजार के टूल्स कैसे थे इस मध्य पाषाण काल में आदि मानव के। इस काल का मानव काफ़ी सूक्ष्म औजार बनाता था। बहुत ही जो छोटे औजार होते हैं ऐसे औजार बनाता था। ये आकार में बहुत ही छोटे होते थे। ये लगभग आधा इंच से लेकर 1.25 इंच तक के होते थे। शायद ये किसी लकड़ी या हड्डी के हत्थे में लगाकर इस्तेमाल किए जाते थे। इनमें कौन कौन से थे, जैसे टेढ़े ब्लेड, स्क्रैपर, छिद्रक, ब्यूरिन, बेधक, त्रिकोण, अर्धचंद्राकार, सुइयाँ, इस तरह के औजार वो बनाते थे। और इस तरह के औजारों को घिस घिस कर तेज धार वाला उन्हें बना दिया जाता था। इन तेज धार हथियारों का प्रयोग शायद काटने तथा खुरचने के लिए होता था। नुकीले औजारों का प्रयोग छेद करने के लिए किया जाता रहा होगा। इनके छोटे आकार के कारण इन्हें लघु औजारों के नाम से भी जाना जाता है, जिसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। इनमें हत्थे लग जाने के से इनकी कार्यकुशलता पहले की तुलना में अवश्य ही बड़ी होगी, क्योंकि पीछे हत्था लग जाता था तो वो काम करना भी आसान हो जाता था। अगला पॉइंट है निवास स्थल। अब वह गुफाओं के अलावा पहाड़ों के समतल भागों, नदियों, झीलों के किनारे तथा रेतीली स्थानों पर अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रहने लगा था। ये झोपड़ियां घास फूस से बनी होती थी। वह छोटी छोटी पहाड़ियों पर भी अपना निवास स्थान बनाने लगा था। अब वह पूरी तरह से समूह में जीवन बिताने
लगा था। वह इस काल में खाना बदोश का जीवन बिल्कुल त्याग चुका था। अब अगला पॉइंट है शिकारी संग्राहक, कि मध्य पाषाण काल का मानव भी पहले की तरह शिकारी संग्राहक का जीवन व्यतीत करता था। वह भोजन की तलाश में अब भी इधर उधर भटकता रहता था। वह पूरा पाषाण युग की तरह अपना पेट भरने के लिए गाय, भैंस, घोड़े, भेड़, बकरी, चूहा, मछली आदि का शिकार करता था और वह जंगली जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस भी खाता था। इसके अलावा वह बीजों और फलों का संग्रह भी करना सीख गया था, क्योंकि अब उसके समूह में महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल हो गए थे। अब है भोजन तथा पहनावा। इस युग का मानव भी मांस, मछली तथा कंदमूल से ही अपना पेट भरता था। पूरा पाषाण काल की तरह वह अब भी वृक्षों की छालों तथा पशुओं की खाल से अपना शरीर ढकता था। वह आभूषण पहनने का भी शौक रखने लगा था। वह हड्डियों तथा पत्थर के मनकों के बने आभूषण पहनता था। अब है अगला पॉइंट, धार्मिक विश्वास। इस युग में मानव का धर्म में विश्वास पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो गया था। उसने अब शवों को विधि पूर्वक दफनाना शुरू कर दिया था। भारत में पहली बार मानव कंकाल इसी युग में मिलने शुरू हुए थे। उत्खननों से हमें अनेक अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त अस्थि पिंजरों में कुछ के सिर पूर्व की ओर जबकि कुछ के पश्चिम की ओर थे। इन शवों के सिर के पास अनेक पत्थर के औजार भी मिले हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उसका मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास था। इसके बाद वह इस युग में जादू टोने में भी विश्वास करने लगा था। अगला पॉइंट है कला। कला में भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा रुचि लेने लगा था। दीवारों पर उसके द्वारा की गई चित्रकारियों के असंख्य प्रमाण हमें मिलते हैं। गुफाओं के भीतर भी चित्रकारी के कुछ नमूने हमें मिले हैं। इस काल से संबंधित चित्रकारी उसके शिकारी जीवन से ही संबंधित पाई गई है। तो बच्चों, ये था मध्य पाषाण काल का पाठ और अब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मानव गतिशील मानव का रूप धारण कर चुका था। परिस्थितियों के अनुसार उसने अपने आप को ढालना सीख लिया था। अब वह शिकारी संग्राहक का जीवन त्याग कर उत्पादक बन गया था, अर्थात पैदा करने वाला बन गया था। उसने पशुओं को मारने के स्थान पर उन्हें अपना मित्र बनाना शुरू कर लिया था। उनसे दूध, मांस और खाल प्राप्त करने लगा था। उसने इस युग में जंगली दानों को बोना सीखा और उनसे और अधिक दाने प्राप्त किए, यानी कि उसने कृषि करना सीख लिया था। वह इस काल में पशुपालन तथा कृषि की शुरुआत हुई। इन परिवर्तनों ने उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए थे। नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक, नया पत्थर का युग। इस काल में हरियाणा के लोगों की जीवन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हम जानेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है नवपाषाण काल संस्कृति के केंद्र। हरियाणा में अनेक स्थानों से नवपाषाण काल से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के अवशेष शिवालिक की निचली पहाड़ियों तथा पिंजौर कालका की पहाड़ियों से मिले हैं। कुछ इतिहासकारों ने इन अवशेषों को शीशवाल संस्कृति के अंतर्गत भी रखा है। इस संस्कृति से संबंधित अन्य साक्ष्य अवशेष जमालपुर, सिकंदरपुर, गोठड़ा, छतरपुर कोठा पहाड़ी, नीमड़ी वाली पहाड़ी से भी प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा है औजार। औजारों को बनाने में पहले की अपेक्षा अच्छे चकमक पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल के औजार पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत थे। मानव अपने औजारों को रगड़कर उन्हें चमकदार बनाने की कोशिश करता था। कुल्हाड़ियाँ, छिद्रयुक्त खुरपे, सिल्लोडे, बेधक तथा स्क्रैपर इनमें शामिल हैं। इन सब हथियारों या औजारों के कारण इस काल के मानव की कार्य शक्ति पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई थी। मछलियों को पकड़ने के लिए वह अब कांटों का प्रयोग करने लगा था। अगला पॉइंट है निवास स्थान। कृषि और पशुपालन ने मानव जीवन को स्थायित्व प्रदान किया था। अब वह धरातल पर अपना घर बनाकर रहने लगा था।
अब उसने पहले के खानाबदोशी जीवन को त्याग दिया था और उसने झोपड़ियों व कच्चे मकानों को अपना स्थायी निवास बना लिया था। इस काल में लकड़ी के लट्ठों को जमीन में गाड़कर गोलाकार या अंडाकार झोपड़ियों का निर्माण किया जाता था। इस तरह की शुरुआत से धीरे धीरे बस्तियां भी बनने लगी थी, जिन्होंने आगे चलकर गांव का रूप धारण कर लिया। अगला पॉइंट है भोजन। इस काल में आकर मानव ने कृषि करना सीख लिया था। वह इसके साथ पशुपालन भी करने लगा था। आग की खोज के कारण अब वह अपने भोजन को पकाकर खाने लगा। इन सब बदलावों के कारण उसके भोजन का बदलना भी स्वाभाविक था। पहले की तरह सिर्फ पशुओं के शिकार पर अब वो निर्भर नहीं था। मांस के अलावा गेहूं, जौ, चावल, चना, मक्का, दाल, सब्जियों, फलों आदि का वो प्रयोग करता था। दूध, दही, घी भी उसके भोजन का प्रमुख अंग बन गए थे। अगला पॉइंट है पहनावा। अब वह अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तों तथा खाल का प्रयोग नहीं करता था, बल्कि वह वस्त्रों का प्रयोग करता था। पौधों के रेशों तथा पशुओं के बालों को वस्त्रों के रूप में बुनना उसने शुरू कर दिया था। कताई, बुनाई, रंगाई का कार्य इस काल में मानव ने सीख लिया था। इस काल का मानव सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करता था। उसने पहले की तरह इस काल में भी पत्थर तथा हड्डियों के बने आभूषणों को पहनना जारी रखा। अगला पॉइंट है कृषि की शुरुआत। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कृषि की शुरुआत होनी थी। इस काल के मानव ने सही मायने में कृषि करना सीखा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग के अक्षेत्र की जलवायु गेहूं और जौ के अनुकूल थी, क्योंकि मेहरगढ़ स्थल के उत्खनन में निचले स्तरों से गेहूं व जौ की किस्मों का समय 5000 ईस्वी पूर्व माना गया है। शुरुआत में उसने यह काम पत्थर के औजारों तथा लकड़ी की नालियों की सहायता से किया होगा और कृषि में पानी की आवश्यकता को समझते हुए उसने इसकी शुरुआत नदियों के किनारे पर की। इस काल में कृषि के विकास के फलस्वरूप ही कृषि कार्य में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों का प्रचलन संभव हुआ, जिनमें कुल्हाड़ियाँ, हंसियाँ, ओखली का प्रचलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब उसे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि वह खुद ही कृषि करने लगा था और अपना पेट भरने लगा था। अगला पॉइंट है पशुपालन। इससे पहले के मानव के लिए पशु शिकार की दृष्टि से ही उपयोगी थे, लेकिन अब उसने उनकी उपयोगिता को समझते हुए उन्हें अपना मित्र बनाना शुरू कर दिया। कुत्ता शायद पहला ऐसा जानवर था जिसे मानव ने अपना मित्र बनाया था। वह शिकार करने में उसकी सहायता करता था और हरियाणा के निवासियों ने कृषि के साथ सहयोगी कार्य के रूप में पशुपालन को अपनाया था। इस समय का मानव पशुपालन से भोजन प्राप्त करने तथा बोझा ढोने का कार्य करता होगा, ऐसा साक्ष्यों से पता चलता है। पशुओं को पालतू बनाने से मानव को मांस, दूध और खाल आसानी से उपलब्ध होने लगी तथा इनका उपयोग उसने कृषि कार्यों में भी करना सीख लिया था। इस प्रकार मानव का यह व्यवसाय इस काल की आजीविका का एक प्रमुख साधन बन गया था। उसके पालतू पशुओं ने गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस आदि भी शामिल थे। अगला पॉइंट है आग का आविष्कार। आग की खोज ने इस काल के मानव जीवन को पहले की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया था। विद्वानों का मानना है कि इस काल के मानव ने 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर उनसे पहली बार चिंगारी उत्पन्न की होगी। धीरे धीरे उसने इस कला को सीख लिया होगा और अपनी आवश्यकता अनुसार इसका इस्तेमाल करने लगा। अब वह आग से जंगली जानवरों को अपने से दूर रखने लगा, मांस तथा भोजन को पकाकर खाने लगा। इससे वह भयंकर सर्दी ऋतु का भी सामना करने में समर्थ हुआ। इसके कारण वह अब रात को भी रोशनी कर सकता था और अपने औजारों तथा बर्तनों को इससे मजबूत रूप प्रदान कर सकता था। अगला है पहिए का आविष्कार। इस काल के मानव ने अपनी चेतना तथा विकसित छोटी बुद्धि के बल पर पहिए का भी आविष्कार कर लिया था।
इस आविष्कार के कारण उसका जीवन पहले की अपेक्षा काफ़ी सरल तथा सुखमय हो गया था। उसने इस आविष्कार का सबसे पहले प्रयोग बर्तनों को बनाने के लिए किया होगा और उसके बाद इसका प्रयोग बोझा ढोने वाले साधनों के पहिए बनाने में किया हो। अब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता था, अपने साथ भारी वजन को भी ले जा सकता था। अगला पॉइंट है मिट्टी के बर्तन। पहिए और आग की खोज ने उसके बर्तन निर्माण की कला में क्रांति ला दी थी। अब वह पहिए के इस्तेमाल से चाक पर बर्तन बनाने लगा, जो पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुंदर थे। फिर उनको आग में पकाकर मजबूत रूप देने का काम किया। समय के साथ उसने इन बर्तनों पर चित्रकारी करना भी सीख लिया था। अब वह अपने अनाज, भोजन तथा पानी को इनमें सुरक्षित रूप से रख सकता था। अगला पॉइंट है कला। इस काल के मानव ने बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य शुरू कर दिया था। वह अलग अलग पशु पक्षियों, फूलों, पत्तों के चित्र बनाने में सक्षम हो गया था। इस काल के मानव ने चित्रकला के क्षेत्र में विशेष प्रगति की। पशु पक्षियों के अलावा उसने मनुष्य के चित्र भी बनाने शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में आजमगढ़, पंचमगढ़ी, होशंगाबाद, इन स्थानों से कुछ चित्रकारियाँ के अवशेष हमें मिले हैं। अब वह मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाने लगा था। अपने मनोरंजन के लिए उसने बांसुरी तथा ढोलक बनाने भी सीख लिए थे। अब अगला पॉइंट है धार्मिक विश्वास। इस काल के मानव की धार्मिक आस्था पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। वह अब अपने सगे संबंधियों की मौत पर शोक प्रकट करने लगा था और विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार भी करने लगा था। मृतकों के साथ वह औजार तथा बर्तनों को रखने लगा। शायद इस युग में मानव ने दानवीय और दैवीय शक्तियों की कल्पना करनी शुरू कर दी थी। वह सूर्य, चंद्रमा, वृक्षों, तारे, पर्वतों की पूजा करने लगा। शायद वह अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरह के अनुष्ठान भी करने लगा था। जादू टोनों का भी प्रचलन शुरू हो चुका था। शायद मानव ने अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी। इस तरह अंधविश्वास और धर्म की भावनाओं का उदय इस युग में हो गया था। अब अगला पॉइंट है परिवार। नवपाषाण युग की एक अन्य विशेषता परिवार संस्था का उदय होना था। वह अपने बच्चों तथा महिलाओं के साथ रहकर अपना स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था। परिवार पर पुरुष का प्रभुत्व होता था। इससे मानव समाज में पितृप्रधान परिवारों की शुरुआत हुई। विद्वानों का मानना है कि विवाह प्रथा की भी शुरुआत इस काल में हो गई थी। विवाह प्रथा ने ही परिवारों को स्थायित्व प्रदान किया होगा। शायद वह अब तक भाषा का भी प्रयोग करने लग गया था। भाषा के विकास तथा प्रयोग ने मानव के विकास की गति को और ज़्यादा बढ़ा दिया होगा। अब निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकला इस सारे का, जो हमने लेसन पढ़ा है कि नवपाषाण काल तक मानव सभ्यता की दहलीज पर आ चुका था। उसके अब केवल लेख, धातु और राज्य का आविर्भाव होना ही शेष था। नवपाषाण काल में वर्तमान सभ्यता के अनेक अंग विद्यमान थे। वह अब चिंतनशील मानव के रूप में विकसित हो चुका था। सामाजिक संरचना के आधार स्तंभों में से 2 को वह अपने जीवन में शामिल कर चुका था, और वे 2 स्तंभ कौन से थे? परिवार और विवाह। तो बच्चों, ये हमारा सेकंड लेसन पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो चुका है। आप इसको ध्यान से सुने और याद भी करें।